गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2 जनवरी द हिंदू पेपर। तो सबसे पहले कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज का आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जैसा कि हम लोग अभी देखेंगे तो जो हम लोग का हेडिंग है, इंडिया आज द पाकिस्तान टू फ्री प्रिजनर्स से रेडी टू द सॉल्व ह्यूमैनिटेरियन मैटर। तो इसमें हम लोग देखते हैं एक्चुअली इसके पीछे का जो मैंने पढ़ा है मैं उस चीज़ को बताऊंगा। हालांकि कितना जो भी है नंबर है उस चीज़ को देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जो कि सामने लिखा हुआ है, बट फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे क्या है और क्या नहीं है। तो एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उसी एग्रीमेंट के बारे में इस आर्टिकल में लिखा गया है। एक्चुअली 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, 1 जुलाई और 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट में बोला गया है कि जितने भी कैदी हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो इंडिया का हो, दोनों एक दूसरे का हम लोग नंबर शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के कैदी कितने हैं इंडिया में और इंडिया के कैदी कितने हैं पाकिस्तान में। चाहे वो किसी भी रूप में हो, फिशरमैन हो या कोई भी प्रिजनर हो, कोई भी कैदी हो, चाहे सिविलियन हो, फिशर्समैन की तरफ से गया हो, या फिर कोई होता है कि समुद्र में आप जा रहे होते तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सा कितना बॉर्डर हम पार कर चुके हैं और उस तरह से अगर पकड़ा जाते हैं तो वो हम लोग 1 जनवरी को इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग एक दूसरे का शेयर करते हैं बात को कि पाकिस्तान का इतना जो है प्रिजनर इंडिया के पास है और इंडिया भी शेयर करता है, पाकिस्तान भी शेयर करता है कि इंडिया का इतना प्रिजनर पाकिस्तान में है। तो वही इस टॉपिक में, इस आर्टिकल में वही कहा गया है। और 1 जुलाई को भी एक और है जो इसी तरह से शेयर करता है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट या तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। उस ट्रीटी में कहा गया है कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ भी जो भी रीजन हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे जगह पे जो न्यूक्लियर बम रखा गया है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगह पे न्यूक्लियर बम रखा जाता है, तो ये हम लोग एक ट्रीटी किया गया है ताकि बाय मिस्टेक से उस रीजन में, उस क्षेत्र में कभी भी किसी भी तरह का आपत्ति हो जाए उसमें हम लोग बमबारी नहीं करेंगे। क्योंकि चाहे वो मिस्टेक से हो या जानबूझकर हो, एक बार जब बमबारी हो गया और अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के पास अगर बम गिरा तो ना चाहते हुए भी बहुत बड़ी तबाही होगी। और सिर्फ वही नहीं जहाँ पे फटा हुआ, बल्कि उसके अगल नाइबर कंट्री भी उससे तबाह होंगे। तो इसीलिए शेयर किया जाता है। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये था कि इजराइल ने एक बार 1981 में बॉम्बिंग किया था इराक में, जिसका नाम था ओसिराक रिएक्टर में ये किया हुआ था जो बगदाद में है। तो बहुत बड़ी तबाही हुआ था, आप इसे गूगल करके देख सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान ने 2008 में ये एग्रीमेंट किया था। तो इसका बेसिकली यही था इसका बैकग्राउंड। दूसरा हम आगे देखते हैं कि कौन सा ये क्या है। एक्चुअली ये सब नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम समझ पाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। और ये आर्टिकल में बस यही बोला गया है जो कि मैंने आपको एक्सट्रैक्ट मैंने बता दिया है। दूसरा आर्टिकल है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेज टू 8.3% इन दिसंबर, हाईएस्ट इन 16 मंथ्स सेज रिपोर्ट। इसमें एक्चुअली कहा गया है कि जो हम लोग अभी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ ये देखना है कि दिसंबर के महीने में 8.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज हुआ है, यानी कि ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। और ये रूरल एम्प्लॉयमेंट में 7.44% हुआ है और अर्बन एम्प्लॉयमेंट में 10.09% हुआ है। यानी कि ऑल ओवर हम लोग अगर ये जाने तो 8.3% जो है वो दिसंबर में राइज किया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है इसमें कि सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट अभी किस में है, रूरल में या अर्बन में। तो बेसिकली हम लोग जानेंगे कि ये अर्बन में अधिक है कंपेयर टू रूरल। बस इसमें इस आर्टिकल में इतना ही दिया हुआ है, बाकी हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल फिर देखते हैं कि क्या है। सेंट्रल स्टेट टू जॉइन द हैंड टू प्रमोट मिलेट्स कंजप्शन। एक्चुअली इसमें हम लोग देखेंगे मिलेट्स होता क्या है, मिलेट्स कंजप्शन क्या होता है। मिलेट्स कंजप्शन का मतलब होता है कि मोटा अनाज, मोटा अनाज के बारे में सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर अभी प्रमोट कर रहा है, जिसका नाम दिया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर ये किया गया है। और ये अप्रूव जो है वो अप्रूव जो किया था वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 2018 में ही इसको अप्रूव कर दिया गया था, जिसको कहते हैं FAO।
अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें मोटा अनाज यानी मिलेट्स कंजप्शन में कौन कौन से आते हैं। तो देखेंगे रागी, ज्वार, सामा, बाजरा, वारिगा, ये सारे चीज़ जो हैं वो मिलेट कंजप्शन के अंदर आते हैं। इसमें इस आर्टिकल में और भी बोला गया है कि इंडिया अभी कितना, इंडिया जो सिचुएटेड है वो 20% ग्लोबल प्रोडक्शन करता है और 80% जो है वो एशिया का प्रोडक्शन करता है, यानी कि एशिया भर में 80% इंडिया प्रोडक्शन करता है और पूरा वर्ल्ड की बात करें तो उसमें 20% इंडिया का भागीदारी है। इसके पीछे का हम लोग इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इस आर्टिकल में ये सारा चीज़ डिस्कस किया गया है कि इसका इम्पोर्टेंस है क्या। तो इसका इम्पोर्टेंस हम लोग ये देखेंगे कि न्यूट्रिशनल सुपीरियर, यानी कि ये बहुत अधिक मात्रा में इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्लेटेन फर्स्ट से लॉ ग्लिसमिंग इंडेक्स, इसमें एक्चुअली कहा गया है ना कि इसमें मोटापा नहीं होता है, बेसिकली ये शुगर लेस है। और एक और है जो है सुपर क्रॉप एट ग्रोविंग, ये इसमें ना पानी की मात्रा बहुत ही कम लगता है, यानी कि लेस वाटर कंज्यूमर है ये। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन इसके पीछे हम लोग और भी देखेंगे, यूपीएससी का एग्ज़ाम इस तरह से नहीं पूछेगा, तो यूपीएससी पूछता है कि इसका एम क्या क्या है। तो हम लोग एम देखेंगे, एम क्या है। तो इसका एम है कि इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड द पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, हम लोग इसमें इम्प्रूव करेंगे हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कि किस तरह से इसका बढ़ावा देना चाहिए। फिर इसमें और क्या होगा, तो पुअर, स्मॉल और मार्जिनल ट्राइबल फार्मर जो है वो अधिक से अधिक इसमें भागीदारी करेंगे। और फिर इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जो मार्केट प्राइस जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको हम लोग किस तरह से किस हद तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, सो दैट कि हम लोग का जो मिलेट कंजप्शन में है उसको हम लोग इंक्रीज करें। तो बेसिकली इतना ये था। अब इसमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसका इम्पोर्टेंस याद रखना है और एम इसका क्या है वो एम को भी जानना है। अब द डेंजर ऑफ डीप फेक्स, इसके बारे में प्रॉब्लम सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो हम लोग भी देखते हैं, डीप फेक होता क्या है। तो डीप फेक होता है कि जो हम लोग डुप्लीकेट कोई भी चीज़ का करते हैं, जो एडिट करके पता भी नहीं चलता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसको कहते हैं डीप फेक। जैसे हम लोग यूट्यूब में बहुत सारा देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का या फिर ये डोनाल्ड ट्रंप का, ये सारा का क्या होता है कि एडिट करके और पता भी नहीं चलता है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, और उसको मार्केट में कोई भी चीज़ कोई भी तरह से वीडियो बनाकर उसको पोस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं डीप फेक। तो उसको हम लोग रोकने के लिए सरकार बहुत ही चिंता जताई है कि ये बहुत ही इसमें करप्शन अधिक हो सकता है इस तरह से डीप फेक करने से। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही बताया गया है कि इसको हम लोग को रोकना किस तरह से है, रोकना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें यही बताया गया। और हम लोग देखेंगे कि इसमें जो होता है कोई भी चीज़ का डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उसको भी डिफेक्ट करके और कुछ भी उसको रिलीज़ कर देता है, लोगों को लगता है कि ये सरकार के द्वारा किया है। तो इस आर्टिकल में बस यही दिया गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रिया टू साइन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट शोर अप टाइज। एक्चुअली इस आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये है यूरोप में, यूरोप के कॉन्टिनेंट में है। हम लोग इसमें अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है, तो ऑस्ट्रिया का जो मिनिस्टर है वो बात कर रहा है कि इंडिया का जितने भी माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट हैं जो इलीगल तरीके से यहाँ आए हुए हैं, मैं उसे अब हैंडल नहीं कर पाऊँगा, मैं उसे लौटाना चाहता हूँ। तो इस बारे में यहाँ बात किया गया है। लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि ऑस्ट्रिया कहाँ है, इसके कौन कौन से कंट्री बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से कंट्री बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसमें टोटल हम लोग देखेंगे कि 8 कंट्री जो हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप का ये मिड सेंटर है यूरोप के लिए, ऑस्ट्रिया बीच में है। तो हम लोग को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, हो सकता है इससे एग्ज़ाम पूछ दिया जाए एग्ज़ाम में। तो हम लोग क्या देखेंगे, एक है रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, फिर है हंगरी, इटली, लिचेस्तीन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्विट्ज़रलैंड। ये सारा बाउंड्री शेयर करते हैं इसका। और ये एक बार मैप में ज़रूर देखना है कि किस जगह पे है। 8 कंट्री इससे बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन
प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बनने का उम्मीद है, तो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। यूरोप कॉन्टिनेंट में है। अब हम लोग अगले आर्टिकल में देखते हैं कि क्या दिया हुआ। बैड लोन्स क्या होता है? इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया हुआ, बस हम लोग ये समझेंगे कि बैड लोन्स होता क्या है। तो बैड लोन्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, और बैंक से लोन लेते हैं और फिर बैंक जो है, हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, ठीक है। कोई भी हम लोग सब रैंडमली पैसा जमा करते हैं बैंक में, डिपॉजिट करते हैं। बैंक वाला क्या करता है कि उसको कोई भी उधार दे देता है, किसको, या तो इंडस्ट्रियज को या फिर बिजनेसमैन को दे देता है। अब हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, बैंक उसका जो इंटरेस्ट देता है वो हम लोग बहुत कम देता है कंपेयर टू इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन से बहुत अधिक इंटरेस्ट वो लेता है। तो वो पैसा जो बचता है बैंक को, वो उसको कहते हैं बैड लोन्स। और दूसरी बात है कि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज वाला या बिजनेसमैन पैसा बैंक को नहीं दे पाता है। जब नहीं दे पाता है, हो सकता है कि वो कोई फार्मर हो, बिजनेसमैन, उसका इस बार हुआ ही नहीं हो खेती, तो क्या करता है ना कि वो इसमें से, तो वैसे में उसको कहते हैं एनपीए। एक्चुअली जब ड्राउट हो जाता है, कोई सुखाड़ आ जाता है, नहीं होता है खेती, तो क्या करता है कि बैंक वाला उसको अब ज़बरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकता है, तो कभी कभी ये नहीं दे पाता है, जो कंज्यूमर्स लोग नहीं दे पाता है, उसको कहते हैं बैड लोन। और ये जो है वो डिक्रीज़ देखा गया है इस ईयर में, 2022 के ईयर में डिक्रीज़ देखा गया। मतलब ये अच्छी बात है कि चलो ऐसा नहीं होगा। वो किसके द्वारा किया जाता है? तो एनपीए, जिसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। इसमें बस यही जानना था कि बैड लोन होता क्या है। वही जो लोन हम बैंक देता है बिजनेसमैन को और वो कभी वापस नहीं कर पाता है, तो वैसा स्थिति में वो जिसको कहते हैं एनपीए, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बस यही जानना है इसमें, और कुछ नहीं जानना था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। अब देखते हैं ब्लोशनरी लीगेसी विल टेक टाइम टू अंडो। ये एडिटोरियल का है, लेकिन इसमें हम लोग को जानना ये है कि ये जो है ना, लूला डा सिल्वा, ये जो प्राइम मिनिस्टर है ब्राज़ील का, तो बस ब्राज़ील कहाँ है वो हम लोग देखना है। ब्राज़ील में क्या है? तो उसमें अमेजन रिवर है, अमेजन फॉरेस्ट है, तो उसमें हम लोग देखना है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया और ब्राज़ील का रिलेशनशिप क्या है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है। इस आर्टिकल में वैसा कुछ नहीं दिया हुआ, बस यही बताया गया है कि ब्राज़ील में जो प्रेसिडेंट बना है वो किस तरह से इंडिया के लिए सही होगा या गलत होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया और ब्राज़ील में रिलेशनशिप कैसा है। तो इंडिया और ब्राज़ील में बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। ये दोनों कंट्री जो है ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, IBSA का मेंबर हैं, G4 का मेंबर हैं, G20 का मेंबर हैं। ये सब इंटरनेशनल ग्रुप के ये दोनों मिलकर बहुत ही अच्छे ढंग से ये अपना रिलेशनशिप को बढ़ा रहे हैं। और ये एक यूएनओ में ये सब डिमांड कर रहे हैं परमानेंट मेंबर का, ओके। तो ये दोनों मिलकर परमानेंट सीट के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो ये दोनों साथ में काम करते हैं। दूसरी बात है, एक हम लोग का इकोनॉमिक में एक साइन हुआ है बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, 2003 में साइन हुआ है। हम लोग दोनों मिलकर काम करते हैं और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। तो हम लोग का ये रिलेशन बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, जो कि मैंने बता दिया है। हो सकता है तो आप इसे नोट डाउन करें, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप सुन ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात हो जाता है। आप कहीं ना कहीं माइंड में वो स्ट्राइक करेगा कि कहीं ना कहीं ये सुने हुए थे कि क्या रिलेशन है। इंडियाज़ डायलेमाज इन एन एशियन कंट्री, इस जो हैप्पी मॉन जैकब, ये जो लेखक हैं, वो इस पूरे आर्टिकल में ये बताना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो 2023 में चैलेंजेस में एंट्री कर रहे हैं, और उसके कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और चैलेंजेस सबसे अधिक हैं। तो ये बेसिकली यही बता रहे हैं कि अब इंडिया किस तरह से हैंडल करता है। अब चैलेंजेस में से क्या क्या हैं? तो चैलेंजेस सबसे पहले है कि डिप्लोमेटिक मिलिट्री जो है रसिया और यूक्रेन वार में, तो किस तरह से इंडिया वहाँ पे स्टैंड करता है। फिर चाइना का जो एग्रेशन स्ट्रेटजी है अगेंस्ट इंडिया, तो उसको कैसे करेगा। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले बार गलवान घाटी में हुआ था, इस बार फिर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, नेपाल के बॉर्डर के पास। तो ये किस तरह से उसको स्ट्राइक करेगा या तो किस तरह से हैंडल करेगा इंडिया। फिर तीसरा चीज़ है कि कोविड-19 वाला जो आ रहा है, BF7 वेरिएंट, न्यू वेरिएंट जो है वो बहुत पता नहीं किस तरह से तबाही मचाएगा, तो इससे कैसे
फेस करेगा इंडिया। और भी है इकोनॉमिक, पूरा रसिया और यूक्रेन की वजह से इकोनॉमी बहुत ही डाउन टर्न में चला गया है, उसको किस तरह से देखेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि G20 का प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास है, तो अभी इंडिया उसमें क्या स्टैंड लेता है, और ये देखने को होगा कि जो भी स्टैंड लेगा इंडिया G20 के प्रेसिडेंसी में, जो भी बात होगा वो इंडिया का इमेज के भी बारे में लोगों को, दुनिया को भी पता चलेगा। तो ये बहुत चैलेंजेस की बात ही है। फिर अभी पिछले ही साल में, पीछे ही जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी हैं नेबरहुड जो कंट्री हैं वो क्राइसिस में चले गए थे, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे तालिबान हो अफ़गानिस्तान, चाहे वो श्रीलंका हो। तो अब इकोनॉमिक्स को किस तरह से बढ़ावा दें जो कि इंडिया भी सही रहे और इसका नेबर कंट्री भी अच्छा रहे। और चैलेंजेस के बारे में बात किया जा रहा है कि रसिया और चाइना की फ्रेंडशिप थोड़ा बढ़ रहा है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी बहुत सारा ऐसा चाइना का एक्टिविटी रहा है जो रसिया का सपोर्ट में रहा है। जब रसिया और चाइना जब सपोर्ट में रहा है तो इंडिया के लिए चैलेंजेस की बात तो होगा ही। तो बेसिकली ये सारा चीज़ बताया गया है। फिर दूसरी बात, नेपाल का जो अभी PM है ओली साहब जी, वो चाइना का ही फेवर में है। अब नेपाल क्या स्टैंड लेगा, और जिस तरह से अभी बस वो अपना कार्यकाल यानी कि अपना इस सत्ता पे आते ही चाइना ने क्या किया है कि रेलवे बनाने का स्टार्ट कर दिया है कि हम काठमांडू तक बनाते हुए रेलवे आ जाएंगे चाइना से। तो ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज होगा अगर वो रोकने में नाकामयाब हुआ तो इस सारे चैलेंजेस के बारे में ये हैप्पी मॉम जैकब हैं वो बात कर रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में। तो चैलेंजेस यही था जो मैंने भी बताया कि इतने सारे चैलेंजेस से इंडिया कैसे फेस करेगा, किस तरह से अपने आप में स्टैंड लेगा जो पूरा वर्ल्ड में अपना इमेज को दर्शाएगा, क्योंकि G20 का प्रेसिडेंसी भी है, ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं। अब एक ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट लगा था, ये चाइना का चेन्नई का है। तो इसमें क्या है ना कि वैग्रेंट ग्रेट वाइट पेलिकन, जो कि हम लोग UPSC के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको हम लोग किस तरह से देखें। एक्चुअली ये जो ग्रेट वाइट पेलिकन जो बर्ड है, ये पुलिकट लेक में देखने को मिला है हाल ही में, कि ये पुलिकट लेक में ही देखने को मिला है। तो हम लोग इसमें अभी देखेंगे कि किस तरह से ये हम लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले कि हम ये देखेंगे कि पुलिकट लेक कहाँ है, तो आप सब जानते ही होंगे कि आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में फिर किस जगह पे है, तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर के पास है। ये लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरी बात देखेंगे कि ये जो पुलिकट लेक में जो ये पाया गया, तो एग्जैक्ट पुलिकट लेक नहीं था, पुलिकट लेक के जस्ट नियर में एक नाम है नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। अगर आप नहीं जानते हो तो नोट डाउन ज़रूर कर लें और इसके बारे में सर्च करें। तो नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में अधिकांश जो इसका रीजन है, क्षेत्र है, वो आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। लेकिन ये कहाँ से आता है, क्या इसका नेटिव प्लेस यही है, तो नहीं, इसका नेटिव प्लेस यहाँ नहीं है। ये है अफ्रीका का है, यूरोप में भी पाया जाता है और नॉर्दर्न एशिया में पाया जाता है। ये अभी बहुत सालों के बाद ये बर्ड देखने को मिला है और बहुत अधिक तादाद पे आया हुआ है, कोई एक नहीं है। इसमें जो एक पिक्चर दिखाया गया वो एक नहीं है, इसका एक बल्क है, एक झुंड है इसका, तो वो भी देखने को मिला है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसे दूसरी जगह से मैं सोचा कि क्यों ना बता दूं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बस ये नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी याद रखना है जो कि आंध्र प्रदेश में है और यही बर्ड सेंचुरी में इसको देखा गया है अभी फ़िलहाल। और इससे क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है कि आ सकते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग आज का जितने भी आर्टिकल से मैंने देखा, जितना इम्पोर्टेंट लगा मुझे वो सारा मैंने डिस्कस किया और जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था उसको मैं स्किप किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आप मुझसे और भी कुछ जानना चाहते हो वो कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।